या टुडे आई विल डिलीवर 28th लेक्चर ऑन लिटरेरी टर्म्स। 28वां लेक्चर होगा लिटरेरी टर्म्स पर। और आज हम लोग जो कुछ कवर करेंगे उसमें डिडक्टिक लिटरेचर एक है, उस पर ज्यादातर बात करेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे। और है तो मैटर करीब 6 पेज का, लेकिन उनमें से जो पहला टॉपिक डिडक्टिक लिटरेचर है उसी पर ही मैं बात करूंगा। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। आई थिंक इट्स विजिबल। जो सबसे पहला टॉपिक है वो डिडैक्टिक लिटरेचर है। व्हाट इज डिडैक्टिक लिटरेचर? डिडैक्टिक जो लिटरेचर है, एनी पीस ऑफ लिटरेचर which has written with the intention या with the objective to teach, to give moral lesson या to instruct। यू फाइंड हियर कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? डिडैक्टिक लिटरेचर नंबर 1। इसमें क्या बताया गया कि द एडजेक्टिव डिडैक्टिक, जो इसमें एडजेक्टिव डिडैक्टिक है, वाई डिडैक्टिक इज एडजेक्टिव? बिकॉज इट टेल्स द फीचर्स ऑफ लिटरेचर कि व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर? डिडैक्टिक लिटरेचर। सो डिडैक्टिक इज हियर एडजेक्टिव। जो ये एडजेक्टिव डिडैक्टिक है इसका क्या मतलब? विच मीन्स इंटेंडेड टू गिव इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिडैक्टिक मीन्स व्हाट? इंटेंडेड टू गिव इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता हो, दिशा निर्देश दिया जाता हो, या जिसमें ये कहा जाता हो कि यू हैव टू परसू इट, यू हैव टू फॉलो इट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिडैक्टिक। अगर राइटर कोई ऐसा लिटरेचर लिखता है जिसमें वो आपको एक तरह से उस बात को परसू करने के लिए कहता है, या if the writer gives you moral lesson, if the writer gives you such type of thing which you can say कि इंस्ट्रक्शन जिसमें हो, टीचिंग हो, एक मॉरल लेसन देता हो, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज व्हाट, दैट इज द डिडक्टिक लिटरेचर। ये जो डिडक्टिक लिटरेचर है इज अप्लाइड टू वर्क्स ऑफ लिटरेचर, या ऐसे वर्क्स ऑफ लिटरेचर को अप्लाई किया जाता है दैट आर डिजाइन टू एक्सपाउंड अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, दैट आर डिजाइन टू एक्सपाउंड अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, जिसमें कि आपको क्या होता है कि एक ब्रांच ऑफ नॉलेज को लेकर के बात किया जाता है, जिसमें एक आपके ज्ञान में वृद्धि तो होती है, लेकिन वो डिलाइट के पर्पज से नहीं होता, वो आपका प्लेजर के पर्पज से नहीं होता, बल्कि आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए वो होता है। और उसमें इंस्ट्रक्शन होता है, टीचिंग होती है, मॉरल एजुकेशन होता है, गुड और बैड के बीच का एक तरह का डिफरेंस बताया जाता है, और राइटर आपको परसू करता है कि यू हैव टू डू दिस थिंग, यू हैव टू फॉलो दिस पार्टिकुलर थिंग, आर एल्स टू इम्बॉडी इन इमेजिनेटिव और फिक्शनल फॉर्म। उन्होंने कहा कि ये कभी कभार इमेजिनेटिव और फिक्शनल फॉर्म में भी नजर आता है, और कभी कभार ये क्या होता है? मॉरल फॉर्म में भी होता है, रिलीजियस फॉर्म में भी होता है, फिलोसफिकल फॉर्म में भी होता है, डॉक्ट्रिन और थीम, इस तरह के थीम या सब्जेक्ट मैटर आपको लेके वहां पे देखने को मिलता है। So again, I would like to tell you कि what we have taken. We have taken didactic literature. Here, didactic is what? Adjective, and didactic means what? Intended to give instruction. सबसे important point यही है कि एक ऐसा लिटरेचर या पीस ऑफ लिटरेचर जिसमें राइटर क्या करता है, इस नजरिए से लिखता है, इस उद्देश्य से लिखता है कि वह आपको इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? दिशा निर्देश देता है, वो आपको फोर्स करता है कि आप उस चीज को परसू करिए, वो आपको बताता है क्या गुड है क्या बैड है, और उसमें एक तरह का टीचिंग होता है, उसमें एक तरह का मॉरल एजुकेशन होता है। और राइटर खुद ये चीज कहता है कि जो कह रहा है उसे रीडर को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें मजबूर किया जाता है फॉलो करने की, ये उम्मीद की जाती है कि व्हाट द राइटर टेल्स वी मस्ट फॉलो दैट थिंग। और जो डिडैक्टिक लिटरेचर होता है उसका प्राइमरी एम नहीं होता कि डिलाइट या प्लेजर, उसका प्राइमरी एम क्या होता है? टीचिंग। प्राइमरी एम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। प्राइमरी एम क्या होता है? टू जस्ट ब्रिंग एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। और ये किससे? एक ब्रांच ऑफ नॉलेज से भी जुड़ा हो सकता है जहाँ पे हमारे ज्ञान में इजाफा करता है, और ये किसी भी तरह का इमेजिनेटिव या फिक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, मॉरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है। Such works are commonly distinguished from essentially imaginative works। कह रहे हैं कि ये जो वर्क होता है, जो
आपका डिडक्टिक लिटरेचर होता है वह उस वर्क से अलग होता है जो बिल्कुल इमेजिनेटिव होता है, जिसको प्योर इमेजिनेटिव वर्क कहा जाता है। अब प्योर इमेजिनेटिव वर्क कौन सा हो सकता है? कॉलरिज का जितना भी वर्क हो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है, चाहे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो, क्रिस्टबल हो, कुबला खान हो, उस उन सब में भी हम लोग कुछ ना कुछ एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है। तो जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है और जो आपका डिडक्टिक लिटरेचर है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क होगा, इट इज रिटन विद द इंटेंशन टू ब्रिंग डिलाइट, टू ब्रिंग प्लेजर। उसका प्राइमरी फंक्शन होगा कि हमें ब्रिंग करेगा क्या? डिलाइट, प्लेजर। उसका पहला फंक्शन होगा कि वह हमारे लिए खुशियां लाएगा, एक जॉय का साधन होगा, प्लेजर का साधन होगा वो। और जो डिडक्टिक लिटरेचर होगा वह टीचिंग का साधन होगा, वो कुछ हमें लेसन देगा। इन दोनों में यही अंतर है। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि डिडक्टिक लिटरेचर एंड आल्सो द इमेजिनेटिव वर्क। और जो इमेजिनेटिव वर्क्स है उसको हम मिमेटिक वर्क्स कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेशनल वर्क्स भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा थियरी ऑफ इमिटेशन या थियरी ऑफ मीमेसिस, तो थियरी ऑफ इमिटेशन, थियरी ऑफ मीमेसिस एक किसका हिस्सा रहा है? अरिस्टोटल का हिस्सा रहा है। जब वहां पे आप बात करते हैं, ग्रीक मीमेसिस जो है आपका ग्रीक वर्ड है, और उसमें आप इस चीज को देखते हैं। सो यू फाइंड वर्ड की इन विच यू फाइंड की मिमेटिक रिप्रेजेंटेशनल in which the materials are organized and rendered not in order to expound and enhance the appeal of the doctrine they embody, but in order to enhance the intrinsic interest of the material themselves and their capacity to move and give artistic pleasure। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिस्टिक प्लेजर। जो भी आपका प्योर इमेजिनेटिव वर्क होता है, उस प्योर इमेजिनेटिव वर्क का सबसे पहला काम होता है, या वो जिस पर्पज से लिखा जाता है, क्या होता है? प्लेजर के पर्पज से, कि इट विल ब्रिंग प्लेजर, इट विल अराउज डिलाइट। ये इस पर्पज से वो चीज लिखी जाती है। तो प्लेजर यू फाइंड डिलाइट, you find something which appeals your soul, which appeals your heart। कोई भी you can just take the example of any movie। कोई भी जो मूवी होती है, जो मूवी आप कह सकते हैं क्रिएट की जाती, बनाई जाती है, उस मूवी का सबसे पहला पर्पज यही होता है कि डिलाइट या प्लेजर। उसमें कुछ मॉरल एजुकेशन मिलेगा, वो चीज अलग है, उसमें इंस्ट्रक्शन होगा, सेकेंडरी होगा, लेकिन प्राइमरी नहीं होगा। तो दो चीजें उन्होंने बताया कि जो डिडक्टिक लिटरेचर होता है उसमें प्राइमरी टीचिंग है, उसमें प्राइमरी इंस्ट्रक्शन है, उसमें प्राइमरी मॉरल एजुकेशन है, और एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है जो प्योर आर्टिस्टिक होता है या प्योर इमेजिनेटिव वर्क होता है। जैसे हम लोग जो फिक्शन पढ़ते हैं या हम लोग जो पोयम्स पढ़ते हैं, उनमें ज्यादातर क्या होते हैं कि वे सब आर्टिस्टिक, आपका आर्टिस्टिक है, या आप कह सकते हैं प्योर इमेजिनेटिव वर्क है। तो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? प्लेजर, डिलाइट, प्राइमरी। बाद में उसमें आप इफ यू फाइंड एनीथिंग की इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, सेकेंडरी, दैट इज अनदर थिंग। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी द रोमन ल्यूक्रिटियस, कह रहे कि रोम के पहले पोएट थे जिसका क्या नाम था? ल्यूक्रिटियस, LUCRETIUS। रोमन पोएट ल्यूक्रिटियस, उन्होंने सबसे पहला डिडक्टिक पोयम लिखा जिस पोयम का नाम था डी रिदम नेचुरा। डी रिदम नेचुरा इंग्लिश में उसका मतलब है ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु रोट द फर्स्ट डिडक्टिक पोयम, द फर्स्ट डिडक्टिक पोयम वाज रिटन बाय रोमन पोएट ल्यूक्रिटियस, LUCRETIUS। So here you find the first didactic poem was written by Lucretius। एंड हियर यू फाइंड कि जो लिक्रिटियस है वह रोमन पोएट है जिन्होंने पोयम लिखा जिसका टाइटल क्या है? डी रिरम नेचुरा, DEDRERUM, रिरम नेचुरा। ये लैटिन में है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, टू एक्सपाउंड एंड मेक परसुएसिव एंड अपीलिंग हिज नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी एंड एथिक्स। उनका जो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी था, जो एथिक्स था, इस पर्पज से लिखे कि जो पढ़ने वाले लोग होंगे इसको फॉलो करेंगे। मतलब उसमें क्या है? परसुएशन है, उसमें क्या है? इंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या है? टीचिंग है, कि उनको उसके बारे में जो भी जानकारी है
लोग उसको क्या करेंगे, लोग उसको परसू करेंगे, फॉलो करेंगे, इस पर्पज से वो लिखा गया था। दैट वाज नॉट ओनली टू गेट प्लेजर डिलाइट, बट यू हैव टू फॉलो इट इन योर लाइफ। जैसे बेकन का जो एसेज है वह डिडक्टिक है, बेकन का कोई भी एसेज आपका डिलाइट या प्लेजर के पर्पज से नहीं है, वह डिडक्टिक है। क्यों? चाहे आप एजुकेशन हो, चाहे आप स्टडीज हो, सॉरी आप स्टडीज हो, आप रिवेंज हो, आप ट्रूथ हो, ही जस्ट टेल्स यू व्हाट यू हैव टू डू उससे रिलेटेड। तो ये चीजें आपको अलग करना पड़ेगा कि जो लिटरेचर होता है वो दो तरह से होता है, एक डिडक्टिक लिटरेचर होता है और एक प्योर इमेजिनेटिव वर्क्स होता है। इसी चीज को 17 सेंचुरी में, नॉट 17 सेंचुरी बट 18 सेंचुरी में जो कंटेम्प्रेरी थे कॉलरिज के, वर्ड्सवर्थ के, जिनका नाम थॉमस डी क्विंसी था, उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। जो लिटरेचर ऑफ नॉलेज है वो डिडक्टिक लिटरेचर है, जो लिटरेचर ऑफ पावर है वो प्योर आपका इमेजिनेटिव वर्क है, जिसको हम लोग जैसे प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, नॉवेल हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इस तरह से जो भी लिखा गया या किसी रूप में भी आया, जिसका पर्पस यही था कि टू डिलाइट, जिसका पर्पस यही था कि टू ब्रिंग प्लेजर, वो सब का सब क्या था, आर्टिस्टिक पीस ऑफ लिटरेचर था। वो जो है आपका प्योर इमेजिनेटिव वर्क था। लेकिन कुछ जैसे एथिक्स की बातें होती हैं, या जो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा जाता है, या जितनी धार्मिक किताबें होती हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई है, वो सब का सब क्या है, डिडक्टिक है। वहां पे कोई भी चीज प्लेजर के लिए नहीं है बल्कि नसीहत के लिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज, ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर जो आपको नसीहत दे, जिससे आपको जो है कुछ मॉरल एजुकेशन मिले, वह डिडक्टिक होगा। So I think you got it. So in this sheet, what did you come to know? You come to know about didactic literature. You come to know about pure imaginative works. जो डिडैक्टिक लिटरेचर है उसमें क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें टीचिंग होती है, उसमें परसुएशन होता है, उसमें जो है आपको क्या मिलता है, मॉरल एजुकेशन मिलता है। और ये किसी भी रूप में आ सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट भी हो सकता है, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन भी हो सकता है, कोई भी थीम हो सकती है। लेकिन प्राइमरी एम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, मॉरल एजुकेशन, परसुएशन, दिस थिंग्स यू फाइंड। सेकेंड जो तरह का लिटरेचर होता है वो क्या होता है, प्योर इमेजिनेटिव वर्क्स होता है। ये मैंने सर्किल किया हुआ, प्योर इमेजिनेटिव वर्क्स, जिसे हम मीमेटिक भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशनल भी कहते हैं। जो मीमेटिक शब्द है ये ग्रीक वर्ड मीमेसिस से आया हुआ है, और जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो इसका मतलब इमिटेशन होता है, या वही आपका रिप्रेजेंटेशनल होता है। और ये जो है क्या होता है कि प्योर इमेजिनेटिव वर्क्स होते हैं, और इनका जो पर्पज होता है डिलाइट और प्लेजर होता है। फिर ये बताया गया कि पहला डिडैक्टिक पोयम दुनिया में सबसे पहले किसने लिखा, रोमन पोएट ल्यूक्रिटियस ने लिखा था, जिसका नाम है डी रिरम नेचुरा ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, और जिसमें उन्होंने नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी और एथिक्स को लेकर के बात किया हुआ है। आगे वाली शीट में है, एंड इन द सेम इरा वर्जिल रोट हिज जॉर्जिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी समय जो है वर्जिल ने अपना जॉर्जिक्स लिखा, GEORGICS। ये पॉइंट, ये एक नया शब्द भी बन जाता है, केवल टेक्स्ट का नाम नहीं है बल्कि टेक्स्ट के साथ साथ इसने नए शब्द को भी जन्म दिया। तो वर्जिल जो पोएट थे इन्होंने क्या लिखा था, जॉर्जिक्स लिखा था। सेम इरा वर्जिल रोट हिज जॉर्जिक, GEORGICS, इन विच द पोएटिक एलिमेंट्स एंड एस्थेटिक अपील, जिसमें क्या किया गया, एस्थेटिक अपील को, एस्थेटिक अपील का मतलब कि रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू, यू कैन से कि एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिसिज्म से जो है जो रिलेटेड था, टू अ लाडेशन ऑफ रूरल लाइफ, जिसमें उन्होंने किस पर जोर दिया, रूरल लाइफ पर जोर दिया। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, और उसमें उन्होंने ये बताया, प्रैक्टिकली बताया कि कैसे फार्म जो होते हैं, फार्म का मतलब खेती वगैरह, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं गांव में, कैसे लोग खेती करते हैं, उसका तरीका क्या है, उसको अपनाना चाहिए। तो इन्होंने जो वर्जिल पोएट थे, वर्जिल पोएट ने क्या लिखा, जॉर्जिक्स लिखा, GEORGICS। और ये जो जॉर्जिक्स था ये भी डिडैक्टिक लिटरेचर है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, रूरल लाइफ को लेकर के लिखा, उसकी तारीफ किए, और उसमें उन्होंने बताया कि फार्मिंग कल्चर कैसे होता है, तो उसका एक प्रैक्टिकल सिस्टम उन्होंने करके बताया। इसी चीज को बाद में क्या किया, मेडिवल और रिनेशा लिटरेचर के लोगों ने फॉलो किया। मोस्ट मेडिवल एंड मच रिनेशा लिटरेचर वाज डिडैक्टिक इन इंटेंशन। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा
कि वर्जिल ने आपका कौन सा लिखा था, जॉर्जिक्स लिखा था। जॉर्जिक्स की खासियत क्या थी, उसमें उन्होंने रूरल लाइफ को लेकर, फार्मिंग मैनेजमेंट को लेकर के बात की है। फिर उनकी उन्हीं के द्वारा लिखा गया चीज को बाद में लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वह एक मॉडल बन गया और एक नया टर्म आता है जॉर्जिक्स। जॉर्जिक्स कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि जो आपके वर्जिल ने लिखा उन्हीं के वर्क के आधार पे यह एक रोल मॉडल बन गया, एंड द पीपल स्टार्टेड टू फॉलो दिस पीस ऑफ लिटरेचर। तब आप देखेंगे इन द 18th सेंचुरी, इसमें बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में, इन द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ पोएट्स रोड जॉर्जिक्स। 18वीं शताब्दी में बहुत सारे पोएट्स ने क्या लिखा, जॉर्जिक्स लिखा ऑन द मॉडल ऑफ वर्जिल। और यह किसके मॉडल पर था, वर्जिल के मॉडल पर था। डिस्क्राइबिंग इन वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स में बताया सच यूटिलिटेरियन आर्ट्स की, ये जो यूटिलिटेरियन आर्ट्स है इसका कैसे इसका लाभ उठाया जाए, उसका क्या फायदा, जैसे किससे, शीप हर्डिंग से रिलेटेड, भेड़ों का पालन कैसे किया जाए, रनिंग ऑफ अ शुगर प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन कैसे उगाया जाए, एंड मेकिंग सीडर, सीडर वगैरह कैसे। तो यू फाइंड की रूरल लाइफ को लेकर के, जिसमें जो शीप हर्डिंग था, जिसमें रनिंग ऑफ अ शुगर प्लांटेशन था, मेकिंग साइडर था, इन सब चीजों को लेकर के 18वीं शताब्दी के कुछ पोएट्स ने वर्जिल के जॉर्जिक्स को फॉलो किया, जिसमें क्योंकि सबसे पहले रूरल लाइफ को लेकर के वर्जिल ने बात किया था। वर्जिल ने ये बात किया था कि कैसे जो है फार्मिंग हाउस का मैनेजमेंट होता है, तो 18वीं शताब्दी के पोएट्स ने उनको फॉलो किया और उन लोगों ने शीप हर्डिंग के बारे में बात की, शुगर प्लांटेशन के बारे में बात किया, साइडर के बारे में बात किया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, जॉर्जिक्स के अलावा क्वेश्चन बनेगा कि अलेक्जेंडर पोप के दो पोयम है, कौन कौन से पोयम है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये सबको पता है, एसे ऑन मैन, ये दोनों 18वीं शताब्दी में लिखे गए और एक डिडैक्टिक पोयम्स है। लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर आधारित और मोरल फिलॉसफी पर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर पोप की दो पोयम, वो दो पोयम कौन सी है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा एसे ऑन मैन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का थीम क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और एसे ऑन मैन का क्या है, मॉरल फिलॉसफी है। ये दोनों पोयम किसका एग्जांपल, ये दोनों का दोनों पोयम डिडैक्टिक पोयम का एग्जांपल है। Such works for the most part directly describe the principles and procedures of a branch of knowledge or a craft, or else argue an explicit doctrine by proofs and examples. Didactic literature, however, may also take on the एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजिनेटिव वर्क। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि जो डिडैक्टिक लिटरेचर है वो इमेजिनेटिव वर्क्स में नहीं पाया जाता है, डिडैक्टिक लिटरेचर इमेजिनेटिव वर्क्स में भी पाया जाता है, उसका भी अभी वो एग्जांपल देंगे। बाय embodying the doctrine of a fictional narrative or dramatic form that is intended to enhance the doctrine's human interest and persuasive force as well as to add a dimension of pleasure। कह रहे कि कुछ और भी जो इमेजिनेटिव वर्क्स हैं, उन इमेजिनेटिव वर्क्स में तो प्लेजर तो सबसे पहले आता है, लेकिन प्लेजर के साथ साथ उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है उसको भी किया जाता है। इनहैंस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड परसुएसिव फोर्सेस, तो ये भी चीजें होती है। इसका मतलब कि ये हो गया कि जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है उसमें प्लेजर पहले आता है और बाद में उसमें कुछ ना कुछ मॉरल एजुकेशन दिया जाता है। इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलेगरी, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन किसका वर्क है, एडमंड स्पेंसर का, जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है। जॉन बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इन दोनों में सबसे पहले डिलाइट है, बाद में क्या है, प्लेजर। डिलाइट और प्लेजर पहले है और मॉरल एजुकेशन बाद में आता है। तो इन्होंने बताया कि इन सब में ये चीजें, द पर्पज ऑफ enhancing and adding force to the incorporated doctrines is a primary determinant of the choice and presentation of the allegoric characters, the evolution of the plot, and the invention of fictional details. The diverse type of satire are didactic। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जितने भी तरह के सटायर होते हैं वो सब डिडैक्टिक होते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जितने भी टाइप के सटायर होंगे, सटायर सारे डिडैक्टिक होते हैं। इन दैट दे आर डिजाइंड बाय वेरियस डिवाइसेस ऑफ रिडिक्यूल टू एल्टर। जो सटायर का यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, रिडिक्यूल, जो कमियां हैं उन कमियों पर एक तरह से उनको हंसी करने के लिए या उन कमियों को बाहर लाने के लिए, और साथ ही साथ उसमें ये बदलाव लाने के लिए, द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट्स एंड मोड्स ऑफ कंडक्ट, कि जो पीपल है, जो मोड ऑफ कंडक्ट है उसमें जो कमियां है
उसको सटायर के माध्यम से उजागर किया जाता है और उसमें जो है बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। तो चाहे सैटिरिकल वर्क होगा, वो तो डिडैक्टिक होता ही है सैटिरिकल वर्क, लेकिन जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है वो भी जो है डिडैक्टिक होगा, लेकिन उसमें जो है डिलाइट प्राइमरी होगा और एजुकेशन सेकेंडरी होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। टू सम एक्सटेंट मिल्टन पैराडाइज लास्ट करें, जो मिल्टन का पैराडाइज लास्ट है जो प्योर इमेजिनेटिव वर्क है, कुछ हद तक यह भी डिडैक्टिक है। कैसे? डिडैक्टिक पीस ऑफ लिटरेचर दैट द नैरेटिव इज अ फैक्ट, क्योंकि इसमें जो नरेशन बताया गया वह एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे, गॉड उनसे नाराज हो गया और उनको धरती पे भेज दिया। एज मिल्टन क्लेम, जैसा मिल्टन ने खुद ही ये क्लेम किया हुआ कि इसमें इन हिज ओपनिंग इनवोकेशन, ओपनिंग लाइन में अराउंड हिज ग्रेट आर्गुमेंट, उनका जो ग्रेट आर्गुमेंट है टू असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस, की वो जो बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में? इटर्नल प्रोविडेंस के बारे में, शाश्वत जो स्वर्ग है वहां जो ईश्वर का घर है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कई बार पूछा जा चुका है कि पैराडाइज लास्ट की थीम क्या है। पैराडाइज लास्ट की जो थीम है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ईश्वर ने कैसे आदमी का न्याय किया जो है, या उसको कैसे दोबारा मौका दिया कि वो स्वर्ग का रास्ता उसके लिए खोले। तो ये दूसरा पॉइंट है जहां पर आप ये देखते हैं। तो जो मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लास्ट, वो भी डिडैक्टिक उसमें भी कुछ हद तक है। जो आपका एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन है वो भी जो है डिडैक्टिक कुछ हद तक है। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो भी डिडैक्टिक है। जो अलेक्जेंडर पोप है उनकी दो पोयम प्योर डिडैक्टिक है, एशियन मैन और एशियन क्रिटिसिज्म, वो आपको बताया गया। फिर उसके बाद करें कि द प्लेज ऑफ बर्नार्ड शाह, जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह है उनका जो प्ले है, एंड बर्टॉल्ट ब्रिच, और जो बर्टॉल्ट ब्रिच है मैनिफेस्ट अ फाइन बैलेंस ऑफ डिडैक्टिक, इनके वर्क में डिडैक्टिक इंटेंशन भी है और इमेजिनेटिव इन्वेंशन भी है, मतलब दोनों, इनमें डिडैक्टिक एलिमेंट भी है और कल्पनाशीलता भी है। एंड आर्टिस्टिक इनहेंसमेंट एंड सम लिटरेरी मास्टरपीसेस आर प्राइमरली डिडैक्टिक करें, लेकिन कुछ लिटरेचर में ऐसे वर्क है जो बिल्कुल डिडैक्टिक है। वाइल अदर शेक्सपियर, लेकिन जो शेक्सपियर के कुछ वर्क है वो एकदम से डिडैक्टिक नहीं, जैसे शेक्सपियर का किंग लियर है, जेन ऑस्टिन का एमा है, एंड जेम्स जॉयस का यूलिसिस है। ये कुछ हद तक तो क्या है, एक प्योर इमेजिनेटिव वर्क है, लेकिन इसमें भी आपको एजुकेशन मिलता है। इवन दो देयर प्लॉट्स इन्वॉल्व मॉरल कंसर्न्स एंड इम्प्लाई क्राइटेरिया ऑफ मॉरल जजमेंट आर प्राइमरली टू अडॉप्ट अ फ्रेज बाय सैमुअल टेलर कॉलेज वर्क्स ऑफ प्योर इमेजिनेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि किस क्रिटिक ने कहा है कि वर्क्स ऑफ प्योर इमेजिनेशन, ये फ्रेज सैमुअल टेलर कॉलेज ने यूज किया है। हु यूज्ड द फ्रेज वर्क्स ऑफ प्योर इमेजिनेशन? सैमुअल टेलर कॉलेज। तो जो हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं उनमें से केवल दो ही शब्द बार बार आ रहा है, एक तो प्योर इमेजिनेटिव वर्क और दूसरा आपका डिडैक्टिक लिटरेचर। उसी का एग्जाम्पल यहाँ तक दिया गया, उसी की चीजों को यहाँ तक बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर। द टर्म प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर इज समटाइम्स यूज्ड एज द इक्विवेलेंट ऑफ डिडैक्टिक लिटरेचर। करें कि कभी कभार ये देखा जाता है जो प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर है जो डिडैक्टिक लिटरेचर, दोनों के एक मान लिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। But it is more useful to reserve the term for that type of didactic work which is obviously organized and rendered to induce the reader to assume a specific attitude toward or to take direct action on a pressing social, political or religious issue। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर है यह उसी लिटरेचर को कहा जा सकता है जिसमें जानबूझ करके सामाजिक मुद्दा उठाया गया हो, राजनैतिक मुद्दा उठाया गया हो, धार्मिक मुद्दा उठाया गया हो एक समय के अंदर। जैसे जिस एज में राइटर ने जन्म लिया उस एज में अगर कोई सामाजिक मुद्दा, कोई धार्मिक मुद्दा या कोई और मुद्दे जो है उठाए जाते हैं और उसको जो है क्या किया जाता है, प्रोपागैंडाइज किया जाता है, उसको लिटरेचर में दिया जाता है, तो वह लिटरेचर प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर होगा। सारे लिटरेचर प्रोपागैंडिस्ट नहीं है। जैसे आज के समय में अगर कोई आदमी इस चीज को लिखे महंगाई पर, जैसे महंगाई एक प्रॉब्लम है, अगर महंगाई को लेकर के कोई आदमी लिटरेचर को लिखता है, करप्शन एक प्रॉब्लम है, अगर उसको लेकर के वो लिखता है और और खुले तौर पे वो बात करता है, किसी तरह का जो है ऐसा नहीं कि उसमें इमेजिनेशन का सहारा लेता है, अगर इस इशूज को लिखता है जो उसके समय का एक पार्टिकुलर टाइम के मुद्दे को लेकर के लिखेगा, तो वह जो लिटरेचर होगा वह कौन सा लिटरेचर होगा? प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर होगा।
तो प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर और डिडैक्टिक लिटरेचर में कुछ हद तक सिमिलरिटी भी है, लेकिन एक अंतर है। जो डिडैक्टिक लिटरेचर होता है वह किसी भी समय, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति और किसी भी जो है आप कह सकते हैं कि उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई प्लेस का बाउंड नहीं है, वो किसी भी समय लिखा जा सकता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर होता है, जिस समय राइटर का जो टाइम होगा उस समय के मुद्दे को, वह पॉलिटिकल होगा, वह रिलीजियस होगा, वह जो आपका सोशल होगा, उन मुद्दों को जब वह उठाता है तो वो चीजें होती है। issue of the time in which the work is written. Prominent and effective example of such works are Harriet Beecher Stowe. ये नाम नए हैं लेकिन आप इसको रख लीजिएगा। इसमें इस तरह के जो वर्क है, हैरियट बीचर स्टाउस का अंकल टॉम्स केबिन 1852 में, जिसमें अटैकिंग स्लेवरी, जिसमें जो है गुलामी को लेकर के बात की गई है। और फिर जो है उपटान सिंक्लेयर्स का वर्क है द जंगल, 1906 में आया। ऑन द हॉरर्स ऑफ द अनरेगुलेटेड स्लॉटरिंग एंड मीट पैकिंग, जिसमें मीट पैकिंग और स्लॉटरिंग को लेकर के बात की गई है। शिकागो में उस समय के प्रॉब्लम को उठाया गया है। क्लिफर्ड ओट्स का वेटिंग फॉर लेफ्टी है जो 1935 में आया है। अ प्ले डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज्ड टू सप्रेस अ टैक्सी कैब ड्राइवर, जिसमें टैक्सी कैब ड्राइवर्स को लेकर के या उनकी यूनियन को दबाने के लिए लिखा गया था। तो ये सब जितने वर्क रहे, ये सब क्या थे? प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर थे। इसके अलावा जो सोशलिस्ट रियलिज्म है, जो सोशलिस्ट रियलिज्म का मतलब कि मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सोवियत यूनियन का मतलब कि जब रूस का विघटन नहीं हुआ था, जब रूस जो है एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में था, तो उस समय जो सोशलिस्ट रियलिज्म के जो लोग थे वो जितना भी लिखते थे वो सब प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर ही लिखते थे। उन्होंने कहा द सोशलिस्ट रियलिज्म दैट वाज द ऑफिशियल क्रिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन espoused what was essentially a propagandist mode of literature। उनका जो भी लिटरेचर होता था वो प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर होता था। तो जो दूसरा पॉइंट आया वो क्या था? वो ये था कि प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर में और डिडैक्टिक लिटरेचर में क्या डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये कई बार पूछा जा चुका है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी एस एलियट। ये एक फ्रेज है जो टी एस एलियट ने इंट्रोड्यूस किया है। इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एस एलियट ने 3 क्रिटिकल एसे लिखा है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1917 में आई है, जिसमें थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी की बात कही गई है। दूसरा उनका क्रिटिकल एसे आया हुआ है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात कही गई है। और फिर तीसरा आया हुआ है ये आपका द मेटाफिजिकल पोएट्स जो टी एस एलियट का है, ये 1921 में है और इसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात कही गई है। एलियट क्लेम वाज दैट, एलियट का दावा यह है कि जॉन डन एंड द अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द अर्लियर 17th सेंचुरी, इसमें उन्होंने जॉन डन की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स के सबसे बड़े राइटर जॉन डन रहे हैं और जॉन डन को उन्होंने क्रेडिट दिया कि ये 17वीं शताब्दी के जो ये राइटर थे, इन्होंने एलिजाबेथन और जो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे उनके अगेंस्ट में लिखा, या उनका जो लिखने का तरीका था उसको चैलेंज किए। और उन्होंने क्या किया? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो वर्ड यहाँ पे आया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। पहली बात तो ये फ्रेज समझने की जरूरत है। डिसोसिएशन का मतलब होता है अलगाव, सेंसिबिलिटी का मतलब होता है थॉट एंड इमोशन। उन्होंने कहा कि जो जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट रहे हैं या जो एलिजाबेथन पोएट्स रहे हैं, जो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट रहे हैं, ये सब लोग जब कोई लिटरेचर या पीस ऑफ लिटरेचर लिखते थे तो विचार एक दिशा में जाता था, इमोशन एक दिशा में जाता था, कोई आपस में फ्यूजन नहीं था, कोई आपस में जोड़ नहीं था। और जब दोनों का आपस में जोड़ हो जाता है तो उसको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। एसोसिएशन का मतलब जोड़। तो जोड़ से क्या मतलब है? जब थॉट और इमोशन दोनों जुड़ करके चले जो। तो टी एस एलियट ने ये तारीफ की कि जैकोबियन एज के बाद या एलिजाबेथन एज के बाद एक पोएट आते हैं जॉन डन, जिन्होंने थॉट और इमोशन को अपने वर्क में जोड़ा है और इसलिए वो तारीफ के लायक है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एसोसिएशन का काम किया। और जो लोग एलिजाबेथन थे या जैकोबियन थे, उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का काम किया है। तो ये बात उन्होंने कही। एलियट ने क्या किया? एलियट क्लेम्स जॉन डन को उन्होंने तारीफ किया एंड द अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द अर्लियर 17th सेंचुरी लाइक द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिस्ट। उन्होंने कहा कि जो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे पॉजेस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी। उनके अंदर क्या था? एक
मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी था, लेकिन कैसे था, विच कुड डेवर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को शेयर तो करते थे। दे मैनिफेस्टेड अ डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, उन्होंने अपने थॉट को क्या किया, डायरेक्ट रखा, किसी भी तरह का जो है इमोशन या थॉट का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। एंड फेल्ट देयर थॉट्स एज इमीडिएटली, उन्होंने अपने थॉट को अचानक महसूस किया और उसको एक्सप्रेस कर दिया। एज द ओडोर ऑफ रोज, जैसे कि गुलाबों की खुशबू होती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे गुलाबों की खुशबू होती है, कोई उस ओडोर को महसूस करे या उसको वो करे और उसको बस फील फील तो कर ले रहा है, लेकिन उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही सेम उनका तरीका था। उनके अंदर थॉट तो थे, लेकिन उन थॉट को सही से वो रख नहीं पा रहे थे। बट इन द 17th सेंचुरी, कह रहे लेकिन 17th सेंचुरी में अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन फॉर्म विच वी हैव नेवर रिकवर्ड, कह रहे कि जो जॉर्डन थे उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का एक नया तरीका लाया। दस डिसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्शन, उन्होंने क्या किया, इंटेलेक्शन का काम किया। किसका इंटेलेक्शन का काम किया, फ्रॉम इमोशन एंड सेंसुअस परफेक्शन, इमोशन को और सेंसुअस परफेक्शन को उन्होंने जोड़ा। अकॉर्डिंग टू इलियट वाज greatly aggravated by the influence of John Milton and John Dryden, and most of the later poets writing in English either thought or felt but did not think up and feel as an act of unified sensibility. तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी को यूनिफाई नहीं किया जा सकता। यूनिफाई का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूज करना, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। थॉट और इमोशन का फ्यूजन नहीं हो सकता, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उन्होंने कहा कि ये काम किसने किया, ये काम जो है जॉन डन ने किया। तो जॉन डन ने फ्यूजिंग का काम किया। किसका फ्यूजिंग का काम किया, इमोशन और थॉट का। और उसको फ्यूज कौन नहीं कर पाए थे, एलिजाबेथन और जैकोबियन पोएट्स नहीं कर पाए थे। एलियट वेगली डिफाइंड distinction had a great vogue especially among अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स। इलियट ने जो भी डिफाइन किया ये काफी पॉपुलर हुआ, अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स के लोगों में काफी पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट। जो डिस्टेंस और इन्वॉल्वमेंट है, देखिए दो चीजें बहुत सिंपल सा है। उन्होंने बताया कि डिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इट मीन्स दैट कि हम किसी भी चीज से कितना दूरी बनाते हैं और हम किसी चीज में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो डिस्टेंस है कई तरह का होता है। बर्टॉल्ट ब्रेच का भी अगर आप याद होगा, एपिक थिएटर में उन्होंने भी डिस्टेंस को लेकर के बात किया हुआ है, जिसके लिए इस्ट्रेंजमेंट वर्ड उन्होंने यूज किया। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव भी, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी भी डिस्टेंस का तरीका है। डिस्टेंस का मतलब किसी चीज से दूरी रखना। तो बीइंग अ क्रिटिक, जैसे अगर आप एक क्रिटिक हैं, तो क्रिटिक होने के नाते आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, इम्पार्शियल होना पड़ेगा। आपको क्रिटिक होने के नाते किसी से अपना संबंध नहीं जोड़ना। अगर आप संबंध जोड़ेंगे तो आप उस सही से निर्णय नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जो है कभी भी किसी भी बच्चे की कॉपी के, बीइंग एन एग्जामिनर ही हैज नॉट टू कनेक्ट, ही हैज नॉट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद अ पार्टिकुलर स्टूडेंट। अगर वो पार्टिकुलर स्टूडेंट से इन्वॉल्व अपने आप को करता है या अपने आप को दिखाता है कि वो बच्चा मेरा रिलेटिव है, तो उसका उसके साथ उसकी सिंपैथी होगी और वो सही से उसको जज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि लिटरेचर में भी एक क्रिटिक होने के नाते, अगर आप लिटरेचर के किसी चीज को पढ़ रहे हैं या किसी मूवी को देख रहे हैं और उसमें अगर आपको रेटिंग करना है, जज करना है, तो उसके लिए एक चीज क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, लेकिन यहाँ दूरी से मतलब है कि आपको पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना है, बल्कि एक उसका लिटरेरी टर्म है कि आपको अपने आप को उससे अलग रखना है, कट ऑफ रखना है, तब आपको निगरानी करना है, वॉच करना, अपना जजमेंट देना है। ये बात कहाँ से शुरू होती है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट में। इन हिज क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट एक किताब है जिसमें डिस्टेंस को लेकर बात की गई। यह किताब 1790 में आई है। इस किताब पे बात किसने किया, इमैनुअल कांट ने किया था। एनालाइज द एक्सपीरियंस ऑफ एन एस्थेटिक ऑब्जेक्ट एज एन एक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन विच इज डिसइंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरत है कि अगर आप किसी लिटरेचर को या पीस ऑफ लिटरेचर को, किसी पोयम को अगर आप जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पहली जो सबसे पहली क्वालिटी क्रिटिक होने के नाते आपको क्या दिखाना चाहिए कि आपको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या है, आपका उस राइटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस राइटर के वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप क्रिटिक हैं। जब तक आप उससे जो है अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, डिस्टेंस को नहीं फॉलो करेंगे, तब तक सही से उसकी मेरिट और डीमेरिट आप नहीं बता पाएंगे। दैट इज दैट इज independent of one's
personal interest and desires, and free from reference to the object's reality, moral effect और यूटिलिटी। उन्होंने बताया कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो आपको नहीं वहां शो करना है, आपको बल्कि क्या कहना है, इंडिपेंडेंट होना है। दैट इज इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब तक कि आप डिस्टेंस नहीं बनाएंगे। जब अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाएंगे यू विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट होकर के, न्यूट्रल होकर के, इम्पार्शियल होकर के किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को जज करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, असेस करना है और अपना निर्णय देना है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तब आप कहीं पे नहीं कर पाएंगे। तो ये दो शब्द आया हुआ है, डिस्टेंस एंड इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब जैसे ही आप अपना उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट, टू जज या टू एनालाइज अ पीस ऑफ लिटरेचर इन प्रॉपर वे, क्योंकि तब आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा और आपको क्या करना है, डिसइंटरेस्टेड होना है। And free from reference to the object's reality, moral effect or utility. Writing in 1912, Edward Bullough introduced the term distance. ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। किस आदमी ने डिस्टेंस शब्द को पहली बार यूज किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था? एडवर्ड ब्लफ ने दिया हुआ है 1912 ईस्वी में। एडवर्ड ब्लफ, BULLOUGH, इसको उन्होंने यूज किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डॉगिरल, अ टर्म अप्लाइड टू रफ। डॉजिरल जो है किसके लिए? रफ, हैवी फूटेड एंड जर्की वेरिफिकेशन के लिए आता है। बस यही तीन शब्द आपको यूज करना है। अ टर्म एक ऐसा शब्द अप्लाइड टू रफ, हैवी फूटेड एंड जर्की वेरिफिकेशन, कविता की वर्ष का वह रूप या किसी भी कविता की जो लाइनें हैं उसका वह रूप जो रफ हो, जिसमें बहुत स्मूथनेस ना हो, जो हैवी हो और जो जर्की हो, मतलब जिसमें DTR ज्यादातर यूज किया गया, कर्कश आवाज ज्यादा हो, जो बहुत रेगुलर में ना हो, जिसमें राइम पैटर्न ना हो, जिसमें बहुत रिदम बेहतर ना हो, बल्कि रफ हो, हैवी फूटेड हो, जर्की वर्सिफिकेशन हो, एंड आल्सो टू वर्सेस दैट आर मोनोटोनसली रेगुलर, और जो मोनोटोनस हो, बोरिंग हो, और जो रेगुलर मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर, जो रेगुलर ना हो, एंड ट्राइटी कन्वेंशनल इन सेंटीमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा सेंटीमेंट जो जन्म ना दे सके। इसका शुरू करने वाला जो आदमी था वो क्या था? ह्यूडी ब्रास्टिक। इसका एक एग्जांपल ह्यूडी ब्रास्टिक वर्सेस है। ह्यूडी ब्रास्टिक वर्सेस कौन है? एक ह्यूडी ब्रास्टिक वर्सेस आर फॉर्म ऑफ डेलिब्रेट्स डॉगरेल। इट वाज डेवलप्ड बाय सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर नाम के एक पोएट थे जिन्होंने ह्यूडी ब्रास नाम का सैटिरिकल पोयम लिखा हुआ था। उसके नाम पर उस पोयम का नाम ह्यूडी ब्रास्टिक या उस स्टाइल के आधार पे ह्यूडी ब्रास्टिक। तो ह्यूडी ब्रास सैमुअल बटलर का या किसका एग्जाम्पल है? उसकी जो वर्सेस है डॉगरेल का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जॉन स्केल्टन ने लिखा हुआ था, wrote short lines of 2 or 3 stresses intentionally rough and variable in meter which have come to be called skeltonics। और उनके नाम पर उसको इस तरह के पोयम को क्या कहा गया? स्केल्टॉनिक्स कहा गया। तो जो ह्यूडी ब्रास्टिक है, जो स्केल्टॉनिक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? डॉगरेल का एग्जाम्पल है। डॉगरेल में कैसा, कौन सी वर्सेज आती हैं? जो रफ होती है, हैवी फूटेड होती है, जर्की होती है, मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर होती है, ट्राइकली कन्वेंशनल इन सेंटीमेंट्स होती है। और ह्यूडी ब्रास्टिक पोयम जिसको सैमुअल बटलर ने इजाद किया था, जॉन स्केल्टन ने जो लिखा था उसको स्केल्टॉनिक। तो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच यू फाइंड एंड आई थिंक दैट यू गॉट दिस पॉइंट। तो आज हम लोगों ने जो कवर किया, डॉगरेल को कवर किया है, और डॉगरेल के अलावा ह्यूडी ब्रास्टिक को कवर किया गया, स्केल्टॉनिक को कवर किया गया। फिर उसके बाद जो है आपका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को कवर किया गया, प्रोपागैंडिस्ट लिटरेचर को कवर किया गया, डिडक्टिक लिटरेचर को कवर किया गया, जॉर्जिक्स को कवर किया गया, then you find didactic lit. These things I covered. So I think you got it. If you have any problem, you can just put in chat box. ठीक है, ओके।